हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया रहेंगे। जैसा कि हमने जीएसटी में स्टार्ट किया था फ्रॉम द गेट नंबर वन, एंड द गेट नंबर वन वाज द वेदर वो गुड्स है या सर्विस है, वो हम लोग ने देखा था। देन गेट नंबर टू में हम लोग एंटर किए थे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं सप्लाई का मीनिंग, कि सप्लाई होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स है। सो सप्लाई को हमने चार पार्ट्स में बांट रखा है। फर्स्ट पार्ट वाज कि सप्लाई के लिए हमको क्या चेक करना है। वी हैव टू चेक द थ्री कंडीशंस वेदर एबीसी टेस्ट पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो ए मींस एक्टिविटी। एक्टिविटी इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। देन बी मींस बिजनेस के लिए है या फिर रिलेटेड टू बिजनेस है कि नहीं है। देन सी इज कंसिडरेशन। देन वी हैव लर्नड इन द पार्ट टू कि there are four services or goods which are without consideration, means at FOC, but उनको हम लोग सप्लाई में कंसिडर करेंगे। then in the third part we have learned some clarifications कि कौन कौन से मतलब जो ये है अपने कि स्पेशल केसेस में उनको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस में डिफाइन करेंगे। then sorry, the first part was that only like consideration वाला और with consideration और without consideration। second part में clarification हो गया, and the third part was no supply। no supply means नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई, जिसमें हम लोगों ने देखा था न्यू मैजिक ऑफ डब्ल्यूजी लीकर वाले। देन उसके बाद में आज हम लोग एंटर कर रहे हैं सेक्शन 8 विच सेज अबाउट कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई के लिए हम लोग को तीन चीज चेक करना होता है। पीएनटी टेस्ट चेक करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसका मीनिंग समझ लेते हैं कंपोजिट सप्लाई का। कंपोजिट सप्लाई मींस ऐसी सप्लाई जो नेचुरली बंडल हो एंड जिसमें टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई हो, means combination of two or more taxable supplies which are naturally bundled। अगर वो naturally bundle है, और we can say bundle of goods or services जो naturally bundled हो and उसमें two or more taxable supply हो, सो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में हम लोग को तीन अगेन लाइक जैसे हमने सप्लाई के लिए किया था एबीसी टेस्ट, वैसे ही इसके लिए हम लोग टेस्ट करेंगे पीएनटी टेस्ट। पी एंड टी। पी मींस प्रिंसिपल सप्लाई। लाइक हम लोग उसमें से जो भी टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज है उसमें से हम लोग एक सप्लाई को प्रिंसिपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसा पी। एन मींस नेचुरली बंडल हो। देन टी मींस टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। सो अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है, in that case only we will say it is a composite supply। so composite supply taxable, मतलब ये तीन टेस्ट हमने पास कर लिए। अब कंपोजिट सप्लाई टैक्सेबल कब कैसे होगी? कंपोजिट सप्लाई विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। जो हमने प्रिंसिपल सप्लाई किया है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसी प्रिंसिपल सप्लाई की जो रेट रहेगी जीएसटी की, उसी रेट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो बंडल ऑफ सप्लाई है उसको हम लोग टैक्सेबल करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर एक टीवी हम लोग परचेज करते हैं तो उसके साथ अगर कोई वारंटी कार्ड मिलता है, दैट इज कॉल्ड एएमसी, मैनेजमेंट मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं, तो उसका अगर कोई सर्विस मिलता है, सो वो इससे नेचुरली बंडल है उसका। लाइक टीवी को सेल करने के लिए उनको एएमसी देना पड़ेगा। सो जो टीवी का रेट है उसी में उसको क्लब किया जाएगा। वैसे ही हम लोग एक जैसे हम लोग फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, सो ड्यूरिंग द फ्लाइट ट्रेवलिंग हम लोग को ऑन बोर्ड जो फूड मिलता है, मील मिलता है। सो हमारा जो मेन सप्लाई क्या था, मेन सर्विस, फॉर एग्जांपल मैं कोई ट्रेवल कर रहा हूँ, सो मेरा जो पर्पस था, आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू कर्नाटका लाइक बैंगलोर। सो जो मेरा मेन पर्पज है वो है सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। मेरा पर्पज वो नहीं है कि वहाँ पे जाके मतलब ऑन बोर्ड फ्लाइट पे जो मील टेस्ट करना वगैरह। सो मेरा जो मेन सप्लाई है वो, मेरा जो मेन पर्पज है वो ट्रेवलिंग का है। सो जो मेन सप्लाई हो गया वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया। एंड जो उसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसेंशियल है वो है ऑन बोर्ड मील। सो उसको कंपोजिट सप्लाई में कंसिडर करेंगे। एंड जो एयर टिकट का जो रेट है, मींस ट्रांसपोर्ट चार्ज का जो रेट है, रेट ऑफ जीएसटी, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी टैक्सेबल किया जाएगा। सो कंपोजिट सप्लाई के लिए कंपोजिट सप्लाई डिफाइंड अंडर सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमने देख लिया है। एंड इसके लिए तीन चीजें हमको चेक करनी है। वी हैव टू मींस फॉर कंपोजिट सप्लाई द सप्लाई नीड टू फुलफिल पीएनटी टेस्ट। पी मींस प्रिंसिपली आइडेंटिफाइबल। लाइक उनमें से कोई भी एक सप्लाई को हम लोग प्रिंसिपली आइडेंटिफाई कर चाहिए कौन सा प्रिंसिपल सप्लाई है। एन मींस नेचुरली बंडल हो। एंड टी मींस टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। देन इसी के अपोजिट में आता है मिक्स सप्लाई। हम लोग ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि कब हम लोग मिक्स सप्लाई बोलेंगे और कब हम लोग उसको कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। सो मिक्स सप्लाई क्या होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट। मींस उसमें भी टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई रहेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई रहेंगे, बट उसमें क्या होगा, वो नेचुरली बंडल नहीं होगा। उसमें उसको एक मिक्स बनाया जाएगा। इट मींस हम लोग एक आर्टिफिशियल उसको एक मिक्स करेंगे, उसको एक आर्टिफिशियली बंडल करेंगे। उस केस में उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स सप्लाई।
So we can say composite supply versus mixed supply. So in case of mixed supply, it will be, there will be like two or more taxable supply, but those will be artificially bundled, like no, not naturally bundled, and उसमें से कोई भी एक principally identifiable नहीं रहेगा, ठीक है बस. So like mixed supply बोलेंगे जब उसमें ना ही there will be no main supply or principal supply. In that case हम लोग उसको mixed supply बोलेंगे. और अब क्या होता है मिक्स सप्लाई का डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्लस बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस. मतलब जो भी वो पूरा पैकेट हो रहा है, पूरा बंडल है, वो एक ही प्राइस पे बिक रहा है. एंड प्लस सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, बिकॉज ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है. अगर उसमें कोई नेचुरली बंडल है या फिर पीएनटी टेस्ट पास कर रहा है तब तो वो कंपोजिट सप्लाई में चला जाएगा. बट यहाँ पे अगर पीएनटी टेस्ट पास नहीं हो रहा है और फिर भी वो मिक्स मतलब सप्लाई बंडल्ड है और नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इन दैट केस उसको मिक्स सप्लाई बोला जाएगा. एंड जो मिक्स सप्लाई होता है वो टैक्सेबल होता है एट द हाईएस्ट रेट आउट ऑफ दैट बंडल. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लूँ मैं आपको. सो मान लीजिए जो कैंड फूड होते हैं, हम लोग दिवाली के टाइम पे गिफ्ट का बॉक्स देते हैं उसमें, मतलब अपने रिलेटिव वगैरह को. सो उसमें क्या होता है, गिफ्ट बॉक्स में स्वीट्स भी रहेगा, चॉकलेट्स भी रहेगा एंड ड्राई फ्रूट्स भी रहेगा. सो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है, इन सबको मिक्स किया गया है. इट इज लाइक नॉट अ नेचुरल बंडल, इसको एक मिक्स बनाया गया है, बंडल बनाया गया है. इसमें मान लीजिए चॉकलेट का रेट है 18%, स्वीट्स का रेट है 28% एंड ड्राई फ्रूट्स आर एट 12%. सो इस केस में क्या होगा, जो हाईएस्ट रेट है इसमें से, इन तीनों में से हाईएस्ट रेट इज 28% ऑन स्वीट्स. सो वो पूरा बॉक्स है, बॉक्स का वैल्यू अपने 28% पे चार्जेबल हो जाएगा. ठीक है बस. सो ये हो गया अपना कंपोजिट सप्लाई वर्सेज मिक्स्ड सप्लाई. एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग, जैसा हमने डिस्कस किया था उस दिन, कि जो डायरेक्टर होता है, इन केस ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंपनी. अगर वो सर्विसेज दो केस में दे सकता है, मतलब ड्यूअल कैपेसिटी में दे सकता है, या तो वो एज एन एम्प्लॉय दे सकता है और एज वेल एज एम्प्लॉय भी है और कुछ प्रोफेशनल सर्विस भी दे सकता है या फिर एनी अदर सर्विस भी दे सकता है. सो उस केस में क्या होगा, हमने देखा था जीएसटी का इम्प्लीकेशन ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू द कंपनी. सो इस केस में अगर वो सैलरी है, मींस उसको जो जीएसटी में क्लैरिफाई किया गया है कि आप लोगों को कब पता चलेगा कि वो सैलरी में है या फिर कोई अदर केस में है, अदर सर्विस है. सो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इनकम टैक्स का प्रोविजन देखना है कि उसका टीडीएस किस सेक्शन के अंडर कटा हुआ है. अगर इट इज अंडर सेक्शन 192 विच इज सैलरी, हम लोग जानते हैं. सो अगर सैलरी में कटा हुआ है तो इन दैट केस तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ गया, जो कि नेगेटिव लिस्ट में हम लोग देखा था, नो सप्लाई कैटेगरी में आ गया, तो वो सप्लाई ही कंसिडर नहीं होगा एंड जीएसटी के बाद नहीं होगा. अब हम लोग सेकंड चीज है कि कोई डायरेक्टर है जो कंपनी को अदरवाइज सर्विसेज दे रहा है, मींस अदर देन व्हाट वी कैन से एम्प्लॉय के मतलब एज एन एम्प्लॉय की सर्विसेज नहीं देके कोई और सर्विस दे रहा है या प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है. सो उसके लिए हम लोगों को रेफर करना है इनकम टैक्स का, टीडीएस का. अगर सेक्शन 194 जे में कटा हुआ है, इट मींस प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू द कंपनी. इन दैट केस जीएसटी लायबल होगा, लेवेबल होगा एंड जीएसटी विल बी पेएबल अंडर आरसीएम. आरसीएम मींस कौन पे करेगा, आरसीएम मींस रेसिपिएंट पे करेगा. एंड रेसिपिएंट के लिए मैंने आपको बताया था कि रेसिपिएंट कौन होता है, द पर्सन हु पेज कंसीडरेशन, ही और इट विल बी रेसिपिएंट. सो इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग देखते हैं डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कंपनी. सो वो सप्लायर हो गया, डायरेक्टर सप्लायर हो गया एंड कंपनी जो रिसीव कर रही है सर्विसेज वो रिसिपिएंट हो गई. एंड नाउ कंपनी इज पेइंग कंसीडरेशन, जो रेम्युनरेशन पे कर रही है कंसीडरेशन वो टू डायरेक्टर. सो इन दैट केस रेसिपिएंट, द पर्सन हु पेज कंसीडरेशन, दैट विल बी ऑलवेज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज. ठीक है बस. सो इस केस में कंपनी जीएसटी पे करेगी अंडर आरसीएम. सो ये हमने डिस्कस कर लिया. एंड सो हमारा गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2 पूरा हो गया है. एंड कल हम लोग एंटर करेंगे गेट नंबर 3, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि जिसमें मतलब बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई में हमको ये चलेगा पता कि कौन सी गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा एंड नेचर ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, वेदर इंट्रा स्टेट कहेंगे या फिर इंटर स्टेट कहेंगे. ठीक है बस. सो थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं कल. थैंक यू.